भैया बहनों, आज जो सामाजिक विज्ञान में प्रथम खंड है इतिहास पोर्शन का, उसमें पहला चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पिछली कक्षा में अध्ययन किया है कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में किस प्रकार की क्रांतियां हुई और सत्ता में परिवर्तन हुआ, और उस क्रांति के साथ ही साथ राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनपने लगी। 18वीं शताब्दी में समाप्त जब हुई तो अनेक लोगों के मन में राजतंत्रीय शासन के प्रति कुंठा थी। उस कुंठा के कारण और उनका राजतंत्र में विश्वास समाप्त हो रहा था और वो राष्ट्र राज्य की कल्पना करने लगे थे। अब राष्ट्र राज्य क्या है? राज्य और राष्ट्र में थोड़ा अंतर होता है। राज्य जो होता है उसमें तीन मुख्य चीजें हैं: भूमि, जन और सरकार। यानी उस राज्य का, उस देश का कोई निश्चित भूभाग हो, वहां कुछ जनसंख्या निवास करती हो और एक सरकार हो। लेकिन राष्ट्र थोड़ा इससे विपरीत है। भूमि भी हो, जन भी हो यानी जनसंख्या भी हो, और उसके साथ साथ संस्कृति भी हो, तब वो राष्ट्र बनता है। यानी अपनी संस्कृति को वो अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे, आने वाली पीढ़ियों को वो हस्तांतरित करना चाहते थे। अब राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह होता है जो अपने समाज के महापुरुषों, लोगों में आपसी विश्वास, सामूहिक भावना आदि के द्वारा एक दूसरे से एक सूत्र में बंधे होते हैं, वो राष्ट्र होता है। यानी राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जिनमें परस्पर विश्वास, सामूहिक भावना विद्यमान रहती है। और राष्ट्र का यही स्वरूप आम जनमानस देखना चाहता है, और राष्ट्र के प्रति यही समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। लोगों के मन में समर्पण की भावना ही जो राष्ट्र के प्रति होती है वही राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद की कल्पना सन 1848 में यानी 19वीं शताब्दी में फ्रेडरिक सार्यू ने अपने कल्पना दर्श के द्वारा 4 चित्रों की एक श्रृंखला
बनाई। इन चित्रों के माध्यम से उसने अपने कल्पना को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। इन 4 चित्रों में एक अमेरिकी लोगों का चित्र था जिसमें वो स्वतंत्रता की देवी की पूजा कर रहे थे। दूसरा चित्र फ्रांस का था जिसमें क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता को देवी के रूप में पूजित किया था। और ऊपर ईसा मसीह का और उनके साथ विभिन्न संतों का चित्र था। इस आशय के साथ कल्पना की गई थी कि वो लोग हम सभी को देख रहे हैं। फिर सारियों के बाद में एक विद्वान हुए अंसर्ट रेनन। उन्होंने राष्ट्रवाद पर एक विश्वविद्यालय में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। व्याख्यान का निबंध के रूप में प्रकाशन हुआ और वो निबंध का शीर्षक था कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र क्या है उस निबंध का शीर्षक था। रेनन जो अभी तक प्राचीन परिभाषाएं चली आ रही थी राष्ट्रवाद की और राष्ट्र की, उनकी आलोचना की और कहा कि नहीं, भाषा और संस्कृति के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होता है। पहले विभिन्न विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उन विचारों की रेनन ने आलोचना की और अपना एक नवीन विचार प्रस्तुत किया। यूरोप में उस समय जो भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं ने राष्ट्रवाद को और दृढ़ता प्रदान करने का कार्य किया, जिसमें भैया बहनों आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है वो और विकसित हुई। फ्रांस में क्रांति से पूर्व लुई 16वें का शासन था, जो बहुत ही निरंकुश था। जनता उसके अत्याचारों से ऊब चुकी थी और वो स्वतंत्रता चाहती थी। और क्रांति के बाद जब जैकोबिनों की सत्ता स्थापित हुई तो उन्होंने जो प्रारंभ में चली आ रही बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयत्न करके सबको समानता का अधिकार देना प्रारंभ किया। समानता का अधिकार प्राप्त होने से वहां के जनमानस जो थे आपस में उनमें जो ईर्ष्या थी, धनी वर्गों, निम्न वर्गों, पादरी वर्ग, इन लोगों के मध्य जो ईर्ष्या की भावना थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी और आपस में प्रेम बढ़ने लगा। इस प्रकार राष्ट्रवाद की प्रगति में फ्रांसीसी क्रांति ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें एक विचारधारा आई पितृभूमि, यानी जो मूल निवास है, और नागरिक की विचारधारा।
पितृभूमि, ला पैट्री, नागरिक, लिसिटियोन की विचारधारा जो थी, इससे लोगों में सामूहिक भावना उत्पन्न हुई। सामूहिक भावना उत्पन्न होने से सभी एक दूसरे के निकट आए और राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिलाया। फ्रांसीसी क्रांति का लक्ष्य क्या था? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति का लक्ष्य फ्रांसीसी क्रांति का लक्ष्य था कि राजतंत्रीय निरंकुश व्यवस्था जो है इसको समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना। यानी आपस में जो ईर्ष्या द्वेष था, जो भेदभाव था, यहाँ तक कि उस समय जो राज्य का कानून था वो भी उनके विपरीत था। राज्य का कानून भी असमानता को बढ़ावा देने वाला था, लेकिन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था कि ये जो कानून के समक्ष भेदभाव है इस सभी नागरिकों के ऊपर से समाप्त हो जाए, बल्कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। ये मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति का लक्ष्य था। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। सामंती व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाए और लोगों को मताधिकार दिया जाए। मताधिकार में प्रारंभ में केवल ऐसे पुरुष वर्ग जो धनी हैं उनको ही मताधिकार प्राप्त था। महिलाओं और निर्धन लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया था। लेकिन क्रांति के बाद जब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना तो उसने थोड़ा सुधार करने की प्रक्रिया अपनाई। जैकोबिनों ने भी कुछ समय के लिए मताधिकार, ऐसे लोग जो निर्धन थे और महिलाएं थी उनको भी मताधिकार देने का प्रयत्न किया, लेकिन नेपोलियन के सम्राट बनने के बाद वो व्यवस्था फिर समाप्त हो गई और पुनः उन्हीं को अधिकार मिला। यद्यपि नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों को मताधिकार से वंचित किया था, लेकिन फिर भी प्रशासनिक सुधारों और प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने ऐसा काम किया जो आज भी नेपोलियन संहिता में अंकित है और उसको फ्रांस आज भी मान्यता देता है। सामूहिक भावना उत्पन्न हो, लोगों में सामूहिक भावना उत्पन्न हो, इसके लिए
क्रांतिकारियों ने कुछ प्रयास किया। क्रांतिकारियों ने प्रयास किया, जैसे क्या प्रयास था? चित्रों द्वारा देख लो, चित्रों द्वारा जनतंत्र की स्थापना। फ्रांसीसी चित्रकारों ने अपने द्वारा बनाए गए चित्रों के माध्यम से ऐसे संसार की कल्पना की जो जनतांत्रिक हो, जिसमें सभी उम्र और सामूहिक भावनाओं को स्थान मिले। ऐसे चित्र फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने और वहां के चित्रकारों ने निर्मित किया। सामूहिक पहचान। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांस की जनता में सामूहिक पहचान उत्पन्न हो। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार, संयुक्त समुदाय के विचार अपनाए गए और उनके प्रोत्साहन को जोर दिया गया और कहा गया कि कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार मिले। राष्ट्र की नई घोषणा। राष्ट्र की नई घोषणा। राष्ट्र की नई घोषणा और नई परिभाषा। राष्ट्र की अभी तक जो परिभाषाएं थी उसमें परिवर्तन किया गया। इस विचारधारा के अनुसार राष्ट्र लंबे त्याग का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र लंबे त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, ऐसे परिभाषा दी गई। और उन्होंने किसी भूभाग को राष्ट्र न कहकर वहां के रहने वाले लोगों को राष्ट्र कहा। राष्ट्र की परिभाषा जो किया उसमें कहा कि राष्ट्र को परिभाषित वहां रहने वाले लोगों को राष्ट्र की संज्ञा थी। अभी तक जो राष्ट्र थे वो किसी निश्चित भूभाग को परिभाषित करते थे कि राष्ट्र किसी निश्चित भूभाग का नाम है, लेकिन जो नई परिभाषा दी गई राष्ट्र की उसमें कहा गया नहीं, राष्ट्र जो है वो वहां के रहने वाले लोग हैं। फिर
समानता की भावना। क्रांति से पहले फ्रांस में जो सामंती प्रथा थी, सामंतों के अपने अपने कानून हुआ करते थे, लेकिन क्रांति के बाद एक केंद्रीय शासन व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था के अनुसार उसके अधीन रहने वाले, उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले, उस शासन के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले समस्त लोग को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया। विभिन्न प्रकार की बोलियां और भाषाएं प्रचलित थी, लेकिन राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने के लिए पेरिस के पास बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को संपूर्ण फ्रांस के लिए राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। भाषा और एक समान कानून के आधार पर फ्रांस में लोगों को समानता का अधिकार मिला। इसी के साथ आज का गृह कार्य जो भैया बहनों को कल प्राप्त होगा, जो इतना बताया गया है उसी में से प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर सभी भैया बहनों को अपने गृह कार्य कॉपी में लिखना होगा, और जितना पढ़ाया गया है उसका इतिहास की कॉपी में अलग नोट्स तैयार करेंगे। उससे पहले भूगोल पढ़ाया गया था, उसको दूसरी कॉपी में रखेंगे, और इतिहास वाले पोर्शन को एक कॉपी में रखेंगे। शेष जो अन्य विषय बाद में पढ़ाए जाएंगे वो किस कॉपी में उनको लिखना है वो बताया जाएगा।